नेट की बात अगर गेट की बात करें, गेट में एवरेज 2 से 3 सवाल, यानी 4 से 6 मार्क्स का। जैम एवरेज 2 से 3 सवाल, 4 से 6 मार्क्स का। ये तो इसका वेटेज मान के चलो, ठीक है। स्नेहा जी, मैं सब जितने भी एस्पिरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं, मैं सबको एक बात बता दूं, जो आपके पास जो शेड्यूल आया होगा, ठीक है, उसमें आपकी बायो ऑर्गेनिक जो है वो 9th ऑफ जुलाई से शुरू होने वाला है, ठीक है। सो प्रॉपर लेक्चर 9th ऑफ जुलाई से शुरू होंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। आज यूं मान के चलो कि ये जो लेक्चर है ये एक प्री बायो ऑर्गेनिक लेक्चर है, यानी बायो ऑर्गेनिक टॉपिक पढ़ने से पहले हमें क्या क्या बेसिक चीजें हैं जो पता होनी चाहिए, ठीक है, उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सो जैम का बैच तो केवल जैम की बात करो, शिवम के भी इंक्लूडेड है। और कमाल की बात ये है कि बायो ऑर्गेनिक इज सच अ टॉपिक जिसमें तुम्हारा जैम और नेट में कोई खास फर्क नहीं है। जो सवाल नेट के पेपर में आता है वो जैम के पेपर में भी आ सकते हैं, जो सवाल गेट के पेपर में आता है वो जैम के पेपर में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो पहले तू शिवम अपने डाउट क्लियर कर, ठीक है। अगर तू जैम में एक अच्छी आईआईटी में एडमिशन लेना चाह रहा है मेरे दोस्त, तो तू एक चीज समझ ले कि भाई बहुत सारे सवाल तेरे को ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्टली गेट के पेपर से उठ के आएंगे। तो तू ये तो नहीं कहेगा ना यार कि हां जैम वाला लगूं गेट वाले लगे, गेट वाला सवाल कैसे डाल दिया, वाईटी वाले उड़ा लेंगे सवाल। तेरे को तैयारी कैसे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भाई जैम वालों को बायो ऑर्गेनिक लगाएगी, नेट वालों को लगाएगी, गेट वालों को लगाएगी, सो नहीं द सेम थिंग। चिराग ओएमसी की डाउट क्लास, भाई आप एक काम करो, आप देखो ये सर्विस टीम की बात है यार, ये तुम कहोगे डाउट क्लास लगाने के लिए तो लोग डाउट क्लास लगाएंगे ना यार। तुम कहोगे नहीं, तो मैं काम करो ना, सर्विस टीम को बोलो कि ओएमसी की डाउट क्लास चाहिए, ठीक है। तो डाउट क्लास वो लोग लगा देंगे, तो कम से कम एटलीस्ट मैसेज तो करो, मैं एक बार बोल दूंगा, ठीक है। शेड्यूल भाई शिवम कुमार शेड्यूल कहां से देखें, मुझे क्या पता होगा, मेरा काम पढ़ाना है। हमारा शेड्यूल अलग आता है हमारे पास, इंडिविजुअल टीचर के पास अलग शेड्यूल जाता है, ठीक है। ओवरऑल शेड्यूल स्टूडेंट्स के पास जाता है, वो कहां मिलता है तुम्हें पता होगा, मुझे कोई आईडिया नहीं है, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने बाइफिकेशन कर दिया कि भैया नेट में कितने मार्क्स आते हैं, गेट में कितने मार्क्स आते हैं, जैम में कितने मार्क्स आते हैं, ठीक है। और जो बच्चे बार-बार कमेंट कर रहे हैं कि ओएमसी की डाउट क्लास को लेके, तो मेक श्योर कि मैं आज बात करता हूं कि भाई आप डाउट क्लास अरेंज कर दो बच्चों के लिए, ठीक है। देखो मैसेज कर दिया कि डाउट क्लास जल्दी ही हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल बुशरा जी, आपने एकदम सही कहा। विल स्टार्ट विद द क्लास। देखो बायो ऑर्गेनिक एज द नेम सजेस्ट, ठीक है, जैसा कि नाम अपने आप बहुत कुछ बयां कर रहा है। बेसिकली बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम क्या पढ़ते हो, ऑब्वियसली बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पढ़ोगे, ठीक है। तो इसको मैं दो शब्द में इसको बाइफरकेट कर देते हैं अपन। बायो रेफर्स टू बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, एंड इनऑर्गेनिक, देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, which involves carbon, hydrogen, including carbon, hydrogen और भी atoms होते हैं, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, carbon, hydrogen are the main components of organic compounds, right? When we are talking about inorganic chemistry in biological processes, यानी मैं बोल सकता हूँ role of inorganic chemistry in biological processes, role of inorganic chemistry in biological processes। अब बात आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या, इनऑर्गेनिक से क्या मतलब है। इनऑर्गेनिक में हमारे पास आती है मेटल्स एंड देयर कॉम्प्लेक्सेस, मेटल्स एंड देयर कॉम्प्लेक्सेस। यानी इस पूरी यूनिट में तुम क्या पढ़ोगे, इस पूरी यूनिट में तुम पढ़ोगे रोल ऑफ मेटल्स एंड देयर कॉम्प्लेक्सेस इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। यानी यहां पे कंक्लूजन लिखेंगे, इस पूरी यूनिट में हमें पढ़ना क्या है, रोल ऑफ मेटल्स एंड देयर कॉम्प्लेक्सेस इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। प्रोसेसेस, ठीक है। अदर जी बायो ऑर्गेनिक को मैं पहले बता रहा हूं, मैं चलिए ये चीज स्लाइड सबको क्लियर पहले बता दूं, फिर मैं बता देता हूं कि तुम्हें बायो ऑर्गेनिक समझने से पहले क्या क्या चीजें आनी चाहिए, ठीक है। एम आई क्लियर विद दिस स्लाइड और नॉट। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में तुम क्या पढ़ोगे, मेटल्स एंड देयर कॉम्प्लेक्सेस, द रोल ऑफ मेटल्स एंड देयर कॉम्प्लेक्सेस इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल अदर आई कम टू योर क्वेश्चन, ठीक है, बट मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल एक इलस्ट्रेशन करते हैं अपन इसका, एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल क्या, बहुत ही बेसिक प्रोसेस की बात करूंगा मैं। एक बहुत बेसिक मतलब प्रोसेस है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ आवर काइंड, फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, फॉर द सर्वाइवल ऑफ अदर स्पीशीज। ऑक्सीजन is essential for our survival. We all know. Without oxygen, we won't be able to survive. So when we inhale air, तो उसमें ऑक्सीजन रहता है, ठीक है। अच्छा ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी है, ऑब्वियसली नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, 70% ऑफ एयर इज मेड ऑफ नाइट्रोजन ओनली। एनीवेज दैट इज अ डिफरेंट इशू, अलग बात है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। मेरा जो पॉइंट है इसको कहने का, एक एग्जांपल जो मैं समझाना चाहता हूं कि व्हाट इज द रोल ऑफ मेटल्स एंड देयर कॉम्प्लेक्सेस, हाउ मेटल्स एंड देयर कॉम्प्लेक्सेस आर टेकिंग पार्ट इन द बायोलॉजिकल प्रोसेस। उसका एग्जांपल समझा रहा हूं बस। तो जब हमने ऑक्सीजन इनहेल करी, ठीक है, ऑक्सीजन इनहेल करने के बाद दोस्तों पहुंचते हैं हमारे लंग्स में, ठीक है, लंग्स में। बट क्या ऑक्सीजन सिर्फ हमारे लंग्स को चाहिए? नहीं, ऑक्सीजन सिर्फ हमारे लंग्स को नहीं चाहिए, ऑक्सीजन हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को चाहिए। लेट मी टेल यू, अगर किसी को ये लग रहा है कि ऑक्सीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लंग्स, कि भैया लंग्स में ऑक्सीजन चाहिए, बाकी बॉडी पार्ट तक होना हो तो फर्क नहीं पड़ता, भैया आप बहुत ही गलत सोच रख रहे हैं। अगर अभी तक आपकी सोच है, ऑक्सीजन जो है आपकी बॉडी के हर एक पार्ट को चाहिए। अगर आपकी बॉडी पर किसी भी बॉडी पार्ट तक अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, वो पार्ट डेड हो जाएगा, इट विल गो डेड। अगर आपके सारे बॉडी पार्ट अच्छे से काम कर रहे हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन हर जगह बढ़िया से पहुंच गई। अगर आपके बॉडी पार्ट काम नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब आपका ऑक्सीजन का जो फ्लो है, ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच पा रही। सो ऑक्सीजन हमारी पूरी बॉडी को चाहिए, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी नीड्स ऑक्सीजन। बट द क्वेश्चन इज वो ऑक्सीजन हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक कैसे पहुंचता है। तो ये एक पिगमेंट जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, उसका जिक्र किया जाता है, दैट इज हीमोग्लोबिन। जब तुम ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, ठीक है, तो ब्लड टेस्ट की जब रिपोर्ट आती है, उसमें व्हाइट ब्लड सेल काउंट, रेड ब्लड सेल काउंट, सीबीसी आता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद उसमें आता है हीमोग्लोबिन लिखा होता है, एचबी, वो लिखा होता है हीमोग्लोबिन 8.9 9.1 11.2 12.5 13.4, दैट इज हीमोग्लोबिन का पिगमेंट, दैट इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड। क्या है वो हीमोग्लोबिन एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन? हीमोग्लोबिन इज बेसिकली अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन। तो मैं एग्जांपल किसकी ले रहा हूं, बेसिकली मैं एग्जांपल ले रहा हूं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन
सी भाषा में या शॉर्ट फॉर्म में एचपी कहते हैं। अच्छा अपना एचपी टेस्ट करिए पापा, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन। मैं कॉम्प्लेक्स की डिटेल्स में जाऊंगा क्योंकि वो चैप्टर डिटेल में पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ठीक है। मैं बस एक बात बता रहा हूं, हीमोग्लोबिन इज अ पिगमेंट प्रेजेंट इन आवर ब्लड व्हिच इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन। तो आगे मेटल कॉम्प्लेक्स क्या इसका रोल? इसका रोल है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। व्हाट इज इट्स रोल? इट्स रोल is to transport oxygen to different parts of body. अच्छा कैसे पहुंचाता कैसे? दैट इज टोटली डिफरेंट प्रोसेस। जो रेस्पिरेशन होता है हमारे पास, हम खाना खाते हैं, हमारा खाना ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। हमारा खाना ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम रिलीज करते हैं। सो बेसिकली द होल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये जो रेस्पिरेशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये पूरा का पूरा किस पे डिपेंड करता है? हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन मेटल। सो यहां पे अगर रोल ऑफ मेटल एंड इट्स कॉम्प्लेक्स इन बायोलॉजिकल प्रोसेस, हमने ऑक्सीजन इनहेल करी हमारे लंग्स में, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन लंग्स में आती है, हमारे ब्लड में पिगमेंट जिसे हीमोग्लोबिन कहा जाता है, जिसमें आयरन हमारे पास एक मेटल होती है, ठीक है। आयरन मेटल, उसके पास 5 लिगेंड पहले से होते हैं। कौन से होते हैं मैं बात नहीं कर रहा, जिक्र नहीं कर रहा, बाद में बताऊंगा। पर उसके पास एक वेकेंट साइट अवेलेबल होती है, उस वेकेंट साइट पे जुड़ता है हमारा ऑक्सीजन। फिर ये कॉम्प्लेक्स जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन इज एन आयरन कॉम्प्लेक्स व्हिच इज प्रेजेंट इन ब्लड। जब ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड कर जाता है, लंग्स में जाता है, लंग्स में जाके क्या करता है? ब्लड में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कराता है क्योंकि उसके पास एक वेकेंट साइट अवेलेबल होती है। नाउ दिस ब्लड फ्लोज टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी और वहां जाके इसी ऑक्सीजन को ये रिलीज कर देते हैं। अब एक कमाल की बात है, जब हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन इनहेल करी लंग्स में क्या हुआ? हमारे पास हीमोग्लोबिन व्हिच इज प्रेजेंट इन द ब्लड, ये क्या करता है? उस ऑक्सीजन के साथ चिपकता है, ठीक है। उसको बाइंड कराता है खुद के साथ क्योंकि इसके पास एक वेकेंट साइट अवेलेबल होती है। फिर ये ब्लड जब हमारी आर्टरीज के थ्रू जाता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक, वहां जाके ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ट्रांसपोर्टर। जैसे ट्रक एक जगह से सामान उठाते है दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करती है, ट्रांसपोर्टर का काम करता है। ये लंग्स से ऑक्सीजन उठाता है और अलग-अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास जैसे आजकल ये शिपमेंट कंपनी काम करती है, जैसे बड़े ऑर्डर आते हैं, फ्लिपकार्ट के भी ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है। तो वहां क्या होता है? एक वेयर हाउस होता है, ठीक है, जहां प्रोडक्ट बन रहा है वहां से प्रोडक्ट उठाया जाएगा, फिर एक वेयर हाउस है जहां से स्टोर किया जाएगा, ठीक है। और फिर जब जिस प्रोडक्ट को जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा जाएगा। सेम प्रोसेस यहां पे ऑक्सीजन इनहेल करी हमारी लंग्स में बहुत सारी ऑक्सीजन आई, हीमोग्लोबिन व्हिच इज द ट्रांसपोर्टर, वो ऑक्सीजन को लेकर यहां से लंग्स से लेके जाएगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक। अब हर जगह पे हमारे पास एक स्टोरेज यूनिट होती है, ठीक है, जहां पे ऑक्सीजन को स्टोर करके रखा जाता है कि भैया जब हमारी बॉडी को जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है तो उस स्टोरेज यूनिट में से निकाल लीजिए, कंज्यूम कर लीजिए। एंड दैट स्टोरेज यूनिट इज कॉल्ड एज मायोग्लोबिन व्हिच इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन इटसेल्फ। तो दो एग्जांपल मैंने दे दिए। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरियर का काम करते हैं, यानी हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। मायोग्लोबिन उसी ऑक्सीजन को स्टोर करके रखते हैं और जब हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसी स्टोरेज यूनिट में से उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेते हैं। अच्छा एक और चीज मैं बताता हूं। हैव यू एवर हर्ड ऑफ शीर्षासन? जिनको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, जिनको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, रेकमेंड करते हैं कि भैया आसन कॉल शीर्षासन, यानी आप सर के बल खड़े हो जाओ, ठीक है। अब सर के बल खड़े होने से क्या होगा? आपका हेयर फॉल रुकेगा क्या? हाँ बायो ऑर्गेनिक ना? नहीं बुशरा जी आप गलत, आपको हेयर फॉल कभी हुआ नहीं। यू आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग, बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली वो शीर्षासन से व्हाट एक्चुअली हैपनिंग, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग जब आप सर के बल उल्टा खड़े होते हैं, दिस इज सर अपने ऐसे खड़े हुए, ठीक है। अब क्या होता है? हमारा सारा जो बॉडी का ब्लड फ्लो है वो कहां जाता है? हमारे सर की तरफ। अब अगर ब्लड फ्लो सर की तरफ हो रहा है, ठीक है, तो ब्लड के साथ क्या है? हीमोग्लोबिन क्या कैरी कर रहा है? ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। सो बेसिकली हमारे हेयर फॉलिकल्स तक क्या पहुंच रही है? ऑक्सीजन की बेटर सप्लाई हो रही है और उसी ऑक्सीजन की बेटर सप्लाई की वजह से जो हमारी हेयर की क्या बोलते हैं क्वालिटी, हेयर स्ट्रैंड की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाती है और जिससे हमारी जो हेयर फॉलिकल है वो स्ट्रांग हो जाते हैं, जिससे हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाता है ना। बट भाई दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू कि अच्छा शीर्षासन वैसे भी सिर्फ बाल झड़ने के लिए वैसे भी बहुत बन गया था कि इट्स वेरी गुड, करना चाहिए ना, माइंड शार्प रहता है, फ्रेश रहता है, माइंड फ्रेश कैसे रहता है? अच्छा वन मोर थिंग, अब एक चीज समझना, जिन भी लोगों की बॉडी में ब्लड फ्लो एफिशिएंट नहीं है, किसी इंसान की बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम है, इसका बहुत बड़ा साइन पता क्या होता है? वो इंसान लेथार्जिक होता है, एक्टिव नहीं होता। अब वो एक्टिव क्यों नहीं है? उसके बॉडी पार्ट एक्टिव क्यों नहीं है? रीजन क्योंकि उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम है तो ये हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टर ऑक्सीजन का। अब अगर हमारे पास ट्रांसपोर्टर कम है, अगर हमारे पास जो ट्रांसपोर्टिंग यूनिट है वो कम है तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कम होगा, हमारे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन कम मिलेगी और क्योंकि हमारे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन कम मिल रही है तो धीरे-धीरे वो इनएक्टिव होना शुरू हो जाएंगे। सो ऑक्सीजन इज वन सच थिंग जो हमारी बॉडी को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट एकदम फ्रेश रखता है, ठीक है। इसलिए सुबह मॉर्निंग वॉक क्यों प्रेफर करी जाती है? क्यों कहते हैं कि सुबह मॉर्निंग वॉक कीजिए? क्यों कहते हैं कि भैया आप प्राणायाम कीजिए, आप अनुलोम विलोम कीजिए, ऑक्सीजन का जो इंटेक है वो बॉडी में ज्यादा होना चाहिए। द ओनली रीजन इज कि भैया आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो जितना बढ़िया होगा, जितना बेहतरीन होगा, आपका शरीर उतना स्वस्थ रहेगा। और टॉपिक बताओ क्या क्या है, ठीक है। सो माय होल पॉइंट इज कि द फिनोमेनन ऑफ दैट, ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है, जो हमारे पास ऑक्सीजन फ्लो हो रहा है, इसके पीछे एक चीज जो रिस्पांसिबल है, द ट्रांसपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन व्हिच इज हीमोग्लोबिन, इट इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। नहीं वो हुआ नहीं जाता, दैट्स अ डिफरेंट इशू, टोटली डिफरेंट इशू, वो तो गलत बात हो गई, ठीक है। अच्छा एक और चीज, आप रनिंग करते हो, ठीक है। जब भी किसी इंसान का वेट बढ़ जाता है, जैसे आई पुट ऑन सम वेट, ठीक है, सो आई हैव बीन कांस्टेंटली टोल्ड कि रनिंग करनी चाहिए आपको। रनिंग करने से सुबह के टाइम ही क्यों बोलते हैं? सुबह में ऑक्सीजन ज्यादा होती है क्या? है ना? सुबह के टाइम ही क्यों कहते हैं? ठीक है, सुबह के टाइम इसलिए कहते हैं क्योंकि सुबह के टाइम जो हमारी हवा है, ठीक है, वो ज्यादा फ्रेश होती है। आप सुबह 4 5 6 बजे की बात करो तो एयर इज फ्रेश इनफ, ठीक है। आप अगर 7 बजे 8 बजे 9 बजे जाओगे, ठीक है, उस टाइम तक लोग घरों से निकल चुके होते हैं, गाड़ियां चलना शुरू हो चुकी होती हैं, हर तरह का पोल्यूशन जो है वो हवा में फैल रहा होता है। सो एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करो, इट इज नॉट गुड ड्यूरिंग द डे टाइम बिकॉज़ गाड़ियां चल रही हैं, ट्रैफिक हो रहा है, इंडस्ट्री चल रही है, ठीक है, या आलतू फालतू जो भी काम हो रही है, ठीक है, कुकिंग हो रही है, घरों में चूल्हे चल रहे हैं, कहीं आग लग रही है, वो सारी चीजें हो रही है, ठीक है। परालियां जलाते हैं लोग, पराली, आई डोंट नो, यू नो पराली, पराली इज अवर लैंग्वेज, वो जो क्या बोलते हैं अपन काटते हैं तो खेतों में काटने के बाद जो बच जाती है, ठीक है, उस चीज को ना वो जो जलाते थे, ये सारी चीजें होती हैं। तो उसकी वजह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स इज नॉट गुड ड्यूरिंग द डे टाइम, ठीक है। सो अर्ली मॉर्निंग जो हवा इट इज मोर फ्रेश ड्यू टू
मोर फ्रेश एयर इज प्रेफर्ड कि भैया आप सुबह जाओ फॉर अ वॉक और जो भी आप प्राणायाम करना चाहो, बट इट डजंट मीन कि भैया आपको किसी टाइप का बेनिफिट है, बेनिफिट का काम करते हैं। नो सेकंडली एक और चीज मैं डिस्कस करने वाला था, क्या डिस्कस किया, रनिंग वाली चीज, ठीक है। व्हाई रनिंग इज गुड, व्हाई रनिंग इज गुड फॉर वेट लॉस। अच्छा, रनिंग से वेट लॉस कैसे होता है? कोई बच्चा कमेंट करके बता सकता है? कोई बच्चा कमेंट करके बता सकता है कि रनिंग से कैसे वेट लॉस होगा? रनिंग से क्या चीज हो रही है जिससे हमारा वेट लॉस होता है? रनिंग से फैट बर्न होता है। जी फैट बर्न क्या चीज होती है? बहुत अच्छा टीना जी आपने अच्छा ही बोला कि रनिंग से फैट बर्न होता है। तो मैं एक बार बोर्ड पे लिखता जाता हूं कि एक बच्चे ने कहा, मैंने पूछा कि रनिंग लीड्स टू वेट लॉस, रनिंग से वेट लॉस होता है कैसे? दैट इज माय क्वेश्चन। अभी बच्ची ने कहा कि सर रनिंग से फैट बर्न होता है, तो मैंने पूछा व्हाट इज फैट बर्न, और फैट बर्न होता कैसे? कैलोरीज बर्न होती है, स्वेटिंग होती है। हरमीत जी ने एक अच्छी बात कही, हरमीत जी ने कही, चलिए टीना ने कहा रनिंग से फैट बर्न होता है, ये टीना की स्टेटमेंट थी। हरमीत ने ऐड ऑन किया और हरमीत ने कहा सर फैट बर्न कैसे होता है? बेसिकली फैट बर्न का मतलब है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैट बर्न? फैट बर्न मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। कंबशन समझते हो क्या होता है? व्हाट इज कंबशन? कंबशन इज द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ एनीथिंग, ठीक है। कंबशन क्या होता है? किसी भी चीज को जलाना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज कंबशन। सो बेसिकली अगर फैट बर्न की बात हो रही है तो हरमीत जी ने एकदम बिल्कुल सही कहा कि सर फैट बर्न का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैट बर्न? जितना भी हमारी बॉडी में फैट एक्यूमुलेटेड है उसका ऑक्सीडेशन होगा, और उसके ऑक्सीडेशन से बनता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टिल द सेम, हाउ रनिंग इज रिस्पांसिबल फॉर वेट लॉस? तो रनिंग से फैट बर्न होता है, रनिंग से फैट बर्न होता है क्या बिना रनिंग के? नहीं, बिना रनिंग के भी होता है, वॉक से भी होता है। बट वॉक से फैट बर्न का जो रेट है बहुत कम होता है। वॉक करने से वेट लॉस बहुत धीरे धीरे होता है, पर रनिंग से जितनी ज्यादा रिगरस रनिंग करोगे आपका वेट लॉस उतना जल्दी होता है। व्हाट इज द रीजन फॉर इट? जब आप रनिंग करते हो, जब आप रनिंग करते हो तो क्या हो रहा है? रनिंग करते हो आपका जो इंटेक है ऑक्सीजन का पहले वो बढ़ गया। कितने बच्चे इसके साथ सहमत हैं? सर नमस्कार, ये मेरा पहला क्लास है। मेरा चैनल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। बेटा पहली बात, जब आप रनिंग करते हो, ठीक है, रनिंग करते हुए हमारा जो सांस लेने का रेट है वो बढ़ जाता है, यानी जो हमारा ऑक्सीजन इंटेक है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? बढ़ गया। अब हमारी जो लंग्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई है, जो मात्रा है, जो प्रेशर है वो बढ़ गया पहली बात। अब जब हमारे लंग्स में ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ गया, नाउ वी आर इनहेलिंग मोर एंड मोर ऑफ ऑक्सीजन, तो अब क्या होगा? क्योंकि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमारे लंग्स में बढ़ चुके हैं, तो जो हमारे ऑक्सीजन की बाइंडिंग होगी हीमोग्लोबिन के साथ वो ज्यादा होगी, राइट? और हीमोग्लोबिन के साथ अगर ऑक्सीजन ज्यादा बाइंड कर रहा है हमारे पास, तो जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन की सप्लाई है वो भी बढ़ गई। सो व्हेन यू आर रनिंग आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ गया, आपके डिफरेंट पार्ट्स, जितने बॉडी पार्ट्स है वहां तक ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो बढ़ चुका है। अब क्योंकि ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ चुका है तो वहां पे कंबशन हो रहा है, जो वहां पे बर्निंग ऑफ फैट जिसे अपन कहते हैं, बेसिकली जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है अब वो फास्ट हो चुका है, मेटाबॉलिज्म हमारा फास्ट हो गया। अब हमारे पास क्या हो रही है? जो बर्निंग ऑफ फैट है, तो वैसे हमारी बॉडी जो फैट बर्न कर रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट उतने फास्ट रेट पे नहीं हो रहा। बट जब हम रनिंग करते हैं वो जो हमारा बर्निंग ऑफ फैट है उसका रेट बढ़ जाता है, अचानक से बहुत सारा फैट जो उसका ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन, प्लीज मैं फिर से बोल रहा हूं, फैट बर्न मींस ऑक्सीडेशन। फैट बर्न का मतलब क्या हो गया? अरे यार, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ऑक्सीडेशन मतलब बेसिकली कंबशन, और सबको पता होगा कंबशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब अपन जब रनिंग करते हैं हमारी बॉडी हीट रिलीज करती है, वो भी रनिंग करके आएगा, ठीक है। कभी सर्दी में रनिंग करके देखना, आई हैव एक्सपीरियंस माय सेल्फ, जब सर्दी में रनिंग करोगे, सर्दी में रनिंग करके आओगे, आपकी बॉडी से यू विल सी भाप, भाप समझो ना, ऐसा मतलब धुआं धुआं सा निकलता हुआ आपको दिखेगा। सो बेसिकली बॉडी की हीट रिलीज कर रही है। अब रनिंग करने के बाद या रनिंग करते हुए आपकी बॉडी इतना हीट रिलीज क्यों कर रही है? क्योंकि जब आप रनिंग कर रहे हो अगेन ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ गया, ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ गया, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन ज्यादा पहुंच गया, नाउ द फैट इज बर्निंग एट अ फास्टर रेट। और जब फैट बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है वो भी ज्यादा हो रही है। इसलिए हम एक्सहेल ऑफ CO2 जो करते हैं ना, जो CO2 बाहर निकालते हैं वो भी ज्यादा निकालते हैं। इसमें सांस चढ़ती है, जल्दी बाहर लेते भी ज्यादा है, छोड़ते भी ज्यादा है। ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ा, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है वो भी ज्यादा हो रही है इस केस में। एंड ऑब्वियसली बिकॉज़ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट और कार्बोहाइड्रेट्स इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो हमारा क्या होता है? हीट रिलीज हो रही है, अंदर हीट रिलीज हो रही है, और वो जो हीट अंदर रिलीज हो रही है हमारी बॉडी के थ्रू हमारी बॉडी बाहर रेडिएट करती है। सो दैट इज व्हाई हमारा पूरा शरीर गर्म हो जाता है, ठीक है, और हमें गर्मी भी उस टाइम महसूस होती है। द ओनली रीजन फॉर इट, भैया हमारा जो ऑक्सीडेशन ऑफ फैट है वो बढ़ चुका है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस है रनिंग वाला। रनिंग करो या कोई भी आप ऐसे फिजिकल एक्सरसाइज करो, फिजिकल एक्सरसाइज करोगे, रनिंग करोगे, पूरा हर किसी के सेम प्रोसेस है। सारी चीजें ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ा रहे हो आप, ठीक है। ऑक्सीजन का इंटेक बढ़ाने से क्या होगा? आप अगेन वो जो फैट बर्निंग का प्रोसेस है वो तेज हो चुका है, तेज हो चुका है, फैट बर्न ज्यादा हो रहा है, इट्स एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज होने की वजह से हमारा शरीर गर्म हो जाता है, स्वेटिंग होती है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि अंदर अगेन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या रिलीज हो रहा है? पानी बन रहा है, राइट? तो हमारी बॉडी जो है स्वेटिंग की फॉर्म में वो पानी भी बाहर निकलता है, ठीक है। तो आई होप सारी चीजें तुम्हें क्लियर होंगी कि भैया रनिंग का प्रोसेस क्या होता है, कैसे काम करता है। एक एक चीज मैं एक एक क्वेश्चन बताता हूं। पहली बात, हमारा वेट कैसे लूज हुआ? भैया फैट बर्न हो रहा है, फैट एक्यूमुलेट होता है, उसी की वजह से हमारा वेट होता है ना, जो हमारी चर्बी चढ़ी होती है पर फैट होता है, अब वो फैट बर्न हो रहा है तो भैया हम ऑब्वियसली वेट लूज होना शुरू हो जाएगा हमारा। अच्छा, सेकंडली हम तेज सांस ले, मतलब जो एक्सहेल ऑफ जो हमारे होती है CO2 उस पर बढ़ेगा क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज हो रही है, इसलिए सांस तेज लेते हैं, छोड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, उसका शरीर गर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि जनाब ऑक्सीडेशन का रेट बढ़ चुका है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट ज्यादा हो रही है, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ऑब्वियसली हीट रिलीज हो रही है अंदर, और जो अंदर हीट रिलीज हो रही है वो बॉडी रेडिएट कर रही है बाहर की तरफ। स्वेटिंग क्यों होती है भैया आपको? स्वेटिंग हो रही है क्योंकि आपके पास क्या हो रहा है? आपके पास फैट या कार्बोहाइड्रेट का जब ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर भी रिलीज होता है, और वो जो पानी है वो हमारे अगर पोर्स बढ़िया, अगर हमारे जो पोर्स होते हैं बॉडी के वो ठीक है, तो उसके में स्वेट के थ्रू जो हमारे पास वाटर है वो बाहर निकल जाता है। सो आई होप द होल प्रोसेस इज क्लियर टू यू गाइस। रोजी खान, स्वेटिंग का कांसेप्ट मैंने बता दिया। हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट कैसे क्या होते हैं मुझे नहीं पता। ये हर्बल लाइफ वाले से पूछो भाई, ये तो हर्बल लाइफ वाले से पूछो यार। अच्छा, ये चलो एक प्रोसेस हुआ, ठीक है। बेटा अगर आप डिपेंड करता, ये पर्सन की एज पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं यार हेल्थ कोच सुनो यार, यहाँ पे भाई मैं हेल्थ कोच हूं ना, बस ये बता दें कि हेल्थ कोच से पूछ दो क्या तुम्हारे ज्यादा बेनिफिशियल है। चलिए, सो दिस वाज वन प्रोसेस जो मैंने तुम्हें बताया कि कितना इंपॉर्टेंट रोल लगते हैं हमारे पास ये मेटल जोन के कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं रैंडमली नो एग्जांपल पुट करता रहूंगा अभी, ठीक है। देयर इज अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस सबने सुना है, सबने बचपन से पढ़ा भी है, ठीक है, कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस जिससे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, राइट? इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है ऑब्वियसली, ठीक है। सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस में क्या होता है आपके पास? फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा अपन सब बोलते हैं कि
ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब कर लेते हैं, लाइक वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, दे काइंड ऑफ इनहेल और एब्सॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात भी सब कहते हैं। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करके क्या कर रहे हैं? क्या कार्बन डाइऑक्साइड उनके लिए कोई बेनिफिशियल चीज है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड लेने से उनको कोई फायदा होता है? कौन बच्चा कमेंट में बताएगा? बहुत ही बढ़िया। सो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड एक स्टार्टिंग मटेरियल है। विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे जितने भी पेड़ पौधे हैं, ठीक है, वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, व्हिच इज द फूड फॉर देम, ठीक है। सो बेसिकली हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड तुम कह सकते हो अपना खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इस्तेमाल करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। नाउ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिस्कस इन डिटेल, बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं बस बता रहा हूं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में देयर इज अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। आप सबने नाम सुना होगा क्लोरोफिल का, ठीक है। अरे यार, देयर इज अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल बेसिकली है क्या? इट इज एन इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम with chlorine ring, not chlorine ring. The photosynthesis again, which is a very important process for the survival of all living beings. The photosynthesis एक बहुत important process है। उस process को कराने के लिए हमारा complex responsible होता है, which is a complex of magnesium. So yes, यहाँ पे भी हमारे पास मैक्रोस के complex का रोल आया biological process में। अच्छा, नहीं ले आएंगे भी? हाँ है शायद, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं। Vitamin B12. Vitamin B12 क्या है? Vitamin B12 is again a complex of a metal. A complex of which metal? A complex of cobalt with chlorine ring. तो यहाँ पे मेटल उसका कॉम्प्लेक्स आ गया, ठीक है। ये तीसरी चीज। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगर कोई पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अर्थराइटिस, तो उसके लिए एंटी अर्थराइटिस ड्रग जो होती है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ व्हिच मेटल? इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ गोल्ड। अच्छा, एक मिनट। हाँ जी बड़ा जी, हाँ जी। अर्थराइटिस क्या होता है? गेंठिया बोलते हैं इसे हिंदी में। इसके अलावा क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, ठीक है। गेंठिया, गेंठिया जो भी है, ठीक है, ये होता है अर्थराइटिस। जॉइंट से टूट जाते हैं, जिसमें जॉइंट बढ़िया से काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो तुम्हारी जानी पहचानी की बीमारी लेते हैं यार, जैसे एंटी कैंसर, यानी कैंसर की ट्रीटमेंट में जो ड्रग यूज होती है, एंटी कैंसर ड्रग्स, एंटी कैंसर ड्रग्स, इसमें हमारे पास आता है सिस्प्लेटिन, व्हिच इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लेटिनम। ये सारा का सारा अपना बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है, ठीक है, सिस्प्लेटिन, बिल्कुल। तो यानी मैं ये चीज कह सकता हूं, ऑल इन ऑल मैं कंक्लूड कर रहा हूं, मैं, ठीक है, मैं डिस्कशन को ज्यादा बढ़ाऊंगा नहीं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। ऑल इन ऑल जो मैं कंक्लूड कर सकता हूं, मैं कंक्लूजन लिख रहा हूं कि भैया मेटल्स एंड देयर कॉम्प्लेक्सेस, मेटल्स एंड देयर कॉम्प्लेक्सेस, इनका रोल कहां कहां आता है? बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में, बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में, जैसे फोटोसिंथेसिस में, जैसे रेस्पिरेशन में। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस में, जैसे मैंने बोला अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास एंटी अर्थराइटिस ड्रग्स आ गई, या कॉम्प्लेक्स ऑफ गोल्ड लिख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स ऑफ गोल्ड आ गया। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लेटिनम आ गया, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हमें किसमें पढ़नी है? बायोऑर्गेनिक में पढ़नी है, ठीक है। चलिए एक मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था तुम्हें कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ये पूरा का पूरा टॉपिक, ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर हमारी लाइफ के बारे में जानने के लिए, हमारी बॉडी के बारे में जानने के लिए। हम जो दवाइयां लेते हैं, जितनी भी तुम ड्रग्स लेते हो, ठीक है, इसमें इनको अगर तुम एनालाइज करोगे तो तुम्हें यहाँ से बहुत सारी चीजें पता चलेंगी कि भैया इसमें ये मेटल प्रेजेंस, इसमें ये मेटल प्रेजेंस, इस मेटल का कॉम्प्लेक्स, इस मेटल का कॉम्प्लेक्स है, तो बहुत सारी चीजें पता चलेंगी, ठीक है। तो जैसे बीकासोल कैप्सूल होता है, ठीक है, बीकासोल से नाम सुना होगा। बीकासोल बेसिकली विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स का कैप्सूल, ठीक है।
उसमें विटामिन B12 होता है। तो विटामिन B12 मतलब किससे बना है? वो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स उसके अंदर प्रेजेंट है ना? तो उसके अंदर कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है। तो ऐसी बहुत सारी और चीजें हैं, ठीक है, जो तुम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हो, यानी बायोऑर्गेनिक में पढ़ने वाले हो। अब किसी बच्चे ने बोला सर आप हमें ना एक पूरा कंप्लीट वो बता दो कि इसमें कौन-कौन से सब टॉपिक्स आएंगे। तो मैं एक बार लिख देता हूँ कि बायोऑर्गेनिक में हमारे पास क्या-क्या सब टॉपिक्स आने वाले हैं। तो बायोऑर्गेनिक में हमारे पास क्या-क्या सब टॉपिक्स आने वाले हैं। देखो बेटा, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन, जिसमें हम पढ़ेंगे मायोग्लोबिन, जिसमें पढ़ेंगे हीमरिथ्रिन, जिसमें पढ़ेंगे हीमोसाइनिन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ना, इसके बाद हमारे पास हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम्स में हम अलग अलग पढ़ेंगे, कॉपर प्रोटीन्स पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे साइटोक्रोम्स, हम इसमें पढ़ेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन्स, ठीक है। ये सब पढ़ने के बाद फिर हम अलग अलग चीजें पढ़ेंगे, कैटालेज एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, एक प्रोसेस है। फिर हम पढ़ेंगे विटामिन B12, फिर हम पढ़ेंगे डिजीजेस एंड देयर ट्रीटमेंट, फिर हम पढ़ेंगे रोल ऑफ जिंक। छठा, अगली स्लाइड पे लिख देता हूं, रोल ऑफ जिंक इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, रोल ऑफ जिंक इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एक्सेट्रा, ठीक है। नहीं नहीं यार, का सारे एंटी कैंसर प्लेटिनम के नहीं होते, कुछ रोडियम के भी होते हैं, कुछ रोडियम के भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आ गई, ठीक है। अच्छा चलिए दोस्तों, तो ये हमारे पास एक इंट्रोडक्शन आ गया, ठीक है। बाकी काम करते हैं अभी, क्योंकि क्लास अभी कुछ प्रोडक्टिव अगेन ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन हमारी क्लास जो है वो प्रोडक्टिव जितनी मैं चाहता था उतनी नहीं हो पाई, ठीक है। सो इसलिए आज जो हमारी नोट वाली क्लास है, ठीक है, वो मैंने लेने के लिए बोला है, ठीक है। अभी आई थिंक इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली टेकिंग दैट क्लास में से बात करी, ठीक है, कि ऐसा समय साथ इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इशू हो गया था, तो आप प्लीज मेरे को सेकंड क्लास लेने दीजिए, ठीक है। तभी मेरे को इन्फॉर्मेशन आया था, मेरे को भी कॉल आया था कि सर ने कहा कि ठीक है आप ले लीजिए सेकंड क्लास, है ना। तो इसलिए जो हमारी नोट क्लास होगी, आई विल बी टेकिंग दैट क्लास, जिसमें हम फिर से मतलब अपना बायोऑर्गेनिक वो शुरू करेंगे। अच्छा, इससे पहले कुछ बच्चे बोलते हैं कौन-कौन से टॉपिक्स आपको चाहिए होंगे। आपको बेसिक बॉन्डिंग आना चाहिए, बायोऑर्गेनिक ऑब्वियसली समझने के लिए आपको बेसिक बॉन्डिंग तो पक्की पक्की इंपॉर्टेंट जरूरी चीज है, ठीक है। तो आपको प्री रिक्वायरमेंट क्या है, प्री रिक्वायरमेंट क्या है, आपको बॉन्डिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए, और मुझे पता है सबका बॉन्डिंग हो चुका है, तो आपको बॉन्डिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए। सेकंड, आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब अगर तुम्हारा कोऑर्डिनेशन हो चुका है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं काम चला लूंगा। कोऑर्डिनेशन हो चुका है तो ठीक है, नहीं भी हुआ तो इतना बेसिक कोऑर्डिनेशन मैं तुम्हें बीच में करा दूंगा, इतना इतना हैवी कोऑर्डिनेशन नहीं चाहिए, ठीक है। हाँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन की सारी सारी चीजें आ जाएंगी। नाइट्रोजन फिक्सेशन है, फिर मैं एक टॉपिक भूल रहा हूँ यार अपना, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अलग अलग हमारे पास वो तीन तरह के आते हैं, मॉलिब्डेनम वाला आता है, वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें छोटी-छोटी, ठीक है। कार्बोक्सीपेप्टिडेज है ना, ये जिंक वाला आ गया, फिर हमारे पास कैटालेज है, पेरोक्सीडेज है, हाइड्रोलेज है, रिडक्टेज है, बहुत सारी चीजें, ठीक है। उनको मैं स्क्रीन पे पढ़ा दूं। निकिता सुपर बैच को मैं कह रहा हूं, आई विल टेक केयर ऑफ दिस। नहीं हुआ फाइन, आई विल टेक केयर ऑफ दिस, उतना ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, आई विल टेक केयर ऑफ दिस। अगर नहीं हुआ तो घबराओ नहीं, अगर नहीं भी हुआ तो घबराओ मत, अगर नहीं भी हुआ तो घबराओ मत। आई विल टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। चले गाइस, तो अभी काम करते हैं, ठीक है। इस क्लास को यहीं पेंड कर रहा हूं मैं। सी यू एट 9 PM, ठीक है, 9 बजे। इसको तुम इंट्रोडक्टरी मानो, असली लेक्चर 1 वही होगा, बाइन ऑर्गेनिक लेक्चर 1, ठीक है। 9 बजे वही असली लेक्चर 1 होगा, ये तो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था बस ऐसे ही। 9 बजे पर मिलेंगे बाइन ऑर्गेनिक के साथ, ठीक है। चले गाइस, ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू एट 9, सी यू एट 9। बायो बैकग्राउंड से बिल्कुल कुछ आईडीज मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। आईडी बॉम्बे नहीं मिल सकता, ठीक है। जी जी पूछिए। स्नेहा जी मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, ठीक है। चलिए सी यू एट 9 PM, ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू सो मच। बाकी सारे सवाल 9 बजे डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।
कितना मिनट का लेक्चर था बे? core, FE core. हेलो। पीडीएफ यार मैं भेजना ना, तो एक्चुअली भूल गया था मैं। शुरू किया जाए। तो चलिए आज हमें क्या पढ़ने, विल स्टार्ट विद ट्रांसफेरेंट ना। ट्रांसफेरेंट के साथ शुरुआत करते हैं। साइड ओवर फोर्स हमने पढ़ लिए थे, आज शुरुआत करेंगे ट्रांसफेरेंट के साथ, ठीक है। सर प्लीज सर एक क्वेश्चन। जी
मैं स्लाइड्स अपलोड करा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। अपर्णा जी सर, पहले टॉपिक में आपने पढ़ाया तो नॉट सेलेक्ट इनसे थोड़ा बहुत अलग रहेगा शादियों, कुछ चीजें अलग रहेंगी, बाकी ठीक है तो वही बाय ऑर्गेनिक है ना, बट कुछ चीजें अलग रहेंगी, पैटर्न बिल्कुल अलग है, ठीक है, उनका पैटर्न कुछ और था पढ़ाने का, मेरा पैटर्न कुछ और है यार। रिवीजन भी कराते हैं बेटा, प्रीवियस लेक्चर वैसे ही बहुत बार रिवाइज किया था हमने, मतलब जितना मुझे याद है काफी रिवीजन हमने लास्ट क्लास कर लिया था, बट मैं फिर भी बताता हूँ लास्ट टॉपिक में एक बार बता देता हूँ जो हमने पढ़ा था, वो था साइडोरोफोर्स। और साइडोरोफोर्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, पॉलीडेंटेड लिगेंड होते हैं जो आयरन प्लस 3 के साथ बाइंड करते हैं, और जिनके बाइंडिंग एटम O- N- इस तरीके के हार्ड आयंस होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं आयरन प्लस 3 के साथ, उसमें भी हाई स्पीड रहते हैं, ठीक है। हाई स्पीड का मतलब हमारे पास ऑब्वियसली पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन अनपेड होंगे, ऑक्टाहेड्रल में T2 G नीचे होता है, EG ऊपर होता है, तो हाई स्पीड मतलब इस तरीके का T2 G3 EG, ये सारी चीजें बताई हैं, ठीक है। अब हमें बात करनी है ट्रांसफेरिन की। देखिए ट्रांसफेरिन हमारे पास वो प्रोटीन है जो आयरन का ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारी बॉडी में। सो ट्रांसफेरिन बेसिकली इसका काम क्या रहता है, इसका रोल क्या रहता है, इसका रोल होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ Fe इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में आयरन का ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, अब बात ये आती है कि सर ये ट्रांसफेरिन जो है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, होता क्या है एक्चुअली में ट्रांसफेरिन, सारी की सारी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। तो अभी मैं एक दो कमेंट पढ़ रहा था जिसमें बच्चे कहते हैं सर काफी थक चुके हैं हम पिछली क्लास से, तो हमें थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, ठीक है। नहीं, EG3 नहीं EG2, प्यार नहीं सारी उम्र मैं चौकर चपन आ रहा, तेरे पीछे जिंदगी सरकस हो गई। क्या खूब सजाया पा मैनू तू जीना, जिंदा भी रहना तै जहर भी पीना, दिल ते जख्म दे के मैनू के आ तू, रोना भी नहीं तै जख्म भी नहीं सहना। ठीक है, तो इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन इन अवर बॉडी। इसके एग्जांपल्स की जरा बात कर लेते हैं, कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं हमारे पास ट्रांसफेरिन के। तो ट्रांसफेरिन के एग्जांपल में आता है हमारे पास जैसे कि सीरम ट्रांसफेरिन, ठीक है, सीरम ट्रांसफेरिन। उसके बाद हमारे पास आता है लेक्टो ट्रांसफेरिन, उसके बाद आता है ओवा ट्रांसफेरिन, लेक्टो ऑब्वियसली किसमें प्रेजेंट होता है, मिल्क में। ओवर ट्रांसफेरिन प्रेजेंट होता है एग में, एग व्हाइट में। और सीरम ट्रांसफेरिन हमारे किसमें प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। तो ये ट्रांसफेरिन के हमारे पास बेसिक 3 एग्जांपल आ गए, ठीक है। तो ट्रांसफेरिन हमारे पास क्या है, इट इज अ प्रोटीन, क्या है ये, इट इज अ प्रोटीन दैट ट्रांसपोर्ट्स Fe इन आवर बॉडी। अब जरा बात कर लेते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। पहली बात, इसमें आयरन इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होती है हमारे पास, इट इज ऑक्टाहेड्रल। और इसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमारे पास आ जाते हैं 2 ओ टायरोसिन, 1 बाइडेंटेट कार्बोनेट। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है 1 एन हिस्टिडीन, और इसके अलावा आता है 1 अस्पार्टेट। जी सोनू जी, कल 7 बजे वाली लेंगे, ठीक है। अब जरा इसका स्ट्रक्चर में बना के दिखाता हूं तुम्हें। आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये हमारा कार्बोनेट आ गया, यहां ऊपर आ गया ओ टायरोसिन, ओ टायरोसिन। फिर हमारे पास आता है एन हिस्टिडीन, और फिर हमारे पास आता है अस्पार्टेट। और आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +3। प्लीज इस स्लाइड को फटाफट से नोट डाउन कर लो। स्ट्रक्चर लिखा बेटा, ग्रेगोरियस ऊपर स्ट्रक्चर लिखा, स्ट्रक्चर ऊपर वाला आ नहीं रहा क्या इसमें, नहीं सब कुछ आ रहा है यार, ऐसा हो नहीं सकता ना आ रहा हो। नोट डाउन कर लिया स्लाइड,
तो ट्रांसफेरिन हमारे पास एक ऐसी प्रोटीन है जो आयरन का ट्रांसपोर्टेशन करेगी। इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आयरन हमारा +3 में होता है, और अगर लिगेंड्स की बात की जाए तो मैंने बता दिया कौन कौन से लिगेंड होते हैं। ज्योमेट्री की बात की जाए तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। और याद रखना आयरन +3 में तो होते ही होते हैं, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, किसमें होता है? हाई स्पिन। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अब क्या आती है, इंपॉर्टेंट चीज आती है, रोल ऑफ इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कार्बोनेट का क्या रोल है, सर ऐसे समझो प्लीज। देखो आपके पास जो एपो ट्रांसफेरिन एक चीज होती है, टर्म क्या होती है? एपो ट्रांसफेरिन। क्योंकि हिस्टिडीन में ना, हिस्टिडीन के आगे एन लिखा है, क्योंकि हिस्टिडीन का नाइट्रोजन एटम जो बाइंड करता है, टायरोसिन के आगे ओ लिखा है क्योंकि टायरोसिन का ऑक्सीजन एटम बाइंड करता है। तो जो एटम बाइंड करता है उसका सिंबल लिखा, उसके आगे अपना उसका नाम लिखा, अपना क्या बोलते हैं इसे, अमीनो एसिड का नाम। सर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 कैसे हुआ? मतलब कार्बोनेट -2, अस्पार्टेट -1 -3 +3 खत्म। टायरोसिन न्यूट्रल 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 -2 -1 -3 +3 न्यूट्रल हो गया, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं। अंश प्रताप सिंह, ये छोटी छोटी बातें बेटा, ये तो आप खुद भी कर सकते हो ना। अच्छा, रोल ऑफ कार्बोनेट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो बेसिकली आपके पास एक चीज होती है एपो ट्रांसफेरिन। तो सबसे पहले आपको एपो ट्रांसफेरिन समझाना पड़ेगा क्या होता है। एपो ट्रांसफेरिन बेसिकली सिचुएशन बिफोर Fe बाइंडिंग, यानी आयरन बाइंडिंग से पहले की सिचुएशन। तो बेसिकली आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे होती है? आपका एपो ट्रांसफेरिन आयरन +3 के साथ बाइंड करता है, बट एपो ट्रांसफेरिन में बेसिकली हमारे पास सारे लिगेंड्स आते हैं एक्सेप्ट कार्बोनेट। कार्बोनेट कहां से आता है? HCO3- से। HCO3- अपना H+ रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? H+ रिलीज करता है। एपो ट्रांसफेरिन तो आयरन +3 के साथ जुड़ा जुड़ा, पर यहां ये जो हमारा HCO3- है बाई कार्बोनेट, ये H+ रिलीज करता है। क्या करते हैं? H+ रिलीज करते हैं यहां पे, और H+ रिलीज करने के बाद पीछे जो बचता है वो बचता है कार्बोनेट, और फिर कार्बोनेट हमारा यहां जुड़ जाता है इस तरीके से। तो बेसिकली ये जो बाइंडिंग ऑफ कार्बोनेट हुई, स्टेबलाइजेस द कॉम्प्लेक्स। ये जो कार्बोनेट की बाइंडिंग हुई, इसने हमारे कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज किया। शिव जी बिल्कुल आपको लिगेंड्स याद करने होंगे। ये बाइंडिंग ऑफ कार्बोनेट क्या करता है? आपके कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करता है। अगर कार्बोनेट ना रहे तो आपका ट्रांसपेरेंट भी नहीं रहेगा। अच्छा, यहां एक नोट लिखना, एक इंपॉर्टेंट नोट। ये रिएक्शन एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर मैं H+ की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, नोट करने वाली बात है, नोट करने वाली बात है। इफ कंसंट्रेशन ऑफ H+ इंक्रीजेस, यानी अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, दैट इज एसिडिक कंडीशंस इंक्रीजेस, pH डिक्रीजेस। अगर H+ बढ़ा तो इक्विलिब्रियम कहां जाएगा? पीछे की तरफ, shifts in backward direction, resulting into decomposition of transferrin complex and release of iron +3। क्या सब मेरी इस बात के साथ सहमत है? ली चेकलर प्रिंसिपल सब नहीं पढ़ा होगा? आप जो भी चीज करोगे इक्विलिब्रियम उसे अपोज करेगा। जैसे आपने H+ की कंसंट्रेशन बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम H+ की कंसंट्रेशन डिक्रीज करने के लिए बैकवर्ड जाएगा, ठीक है। दिस इज अकॉर्डिंग टू ली चेकलर प्रिंसिपल, दिस इज अकॉर्डिंग टू ली चेकलर्स प्रिंसिपल। प्रैक्टिक क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी बता दूंगा। अब प्लीज ध्यान से सुनिएगा। तो ट्रांसफेरिन क्या करता है? ट्रांसफेरिन ट्रांसपोर्ट्स Fe as Fe+3 to various parts. Now the body part, साथ साथ में लिख लो। Now the body part which requires Fe produces a protein called as transferrin receptor। लिख लो इस चीज को। ट्रांसफेरिन क्या कर रहा होता है? आयरन का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा होता है
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक. अब बॉडी के जिस भी पार्ट को आयरन की रिक्वायरमेंट है वो वाला पार्ट क्या करता है? नोएडा टेक की कार एक्सीडेंट कुछ ऐसे हुआ कि कुछ दिन पहले रात 12:30 बजे 27 साल का युवराज एक प्रोटीन बनाता है ट्रांसफेरिन रिसेप्टर. ट्रांसफेरिन फॉर्म्स complex with transferrin receptor and enters into the cell through endocytosis. तो एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है एंडोसाइटोसिस. उसके थ्रू सेल के अंदर चला जाता है. अब क्या होता है? Inside the cell there is a H plus pumping enzyme. एक एंजाइम है जो H plus पंप कर रहा है which increases concentration of H plus, that is decreases pH. अब बताओ अगर concentration of H plus बढ़ती है pH decrease करता है, due to which transferrin complex dissociates and Fe+3 gets released. तो इस तरीके से आयरन अपनी गंतव्य स्थान तक, अपनी जो उसकी डिजायर्ड पार्ट ऑफ बॉडी है वहां तक पहुंच जाता है. नोएडा टेक की कार एक्सीडेंट कुछ ऐसे हुआ कि कुछ दिन पहले रात 12:30 बजे 27 साल का युवराज गुप्ता नाम का लड़का अपनी मारुति विटारा गाड़ी से इस रोड से गुजर रहा था. बंदा घर पहुंचने ही वाला था कि उसकी गाड़ी एक टूटी हुई बाउंड्री वॉल तोड़कर सीधा एक 20-40 फुट गहरे गड्ढे में जा गिरी जो पानी से भरा हुआ. ये गड्ढा वहां के बिल्डर्स ने बेसमेंट के लिए खोदा था और ऐसे ही छोड़ दिया. ऊपर से इस टूटी हुई दीवार के सामने कोई वार्निंग साइन भी नहीं. गाड़ी पानी में जाते ही वो बंदा इमीडिएटली नहीं डूबा. वो सनरूफ या खिड़की से निकलकर गाड़ी की छत पर चढ़ गया. 1.5 घंटे तक चिल्लाता रहा, फोन की टॉर्च फ्लैश करता रहा, अपने बाप को कॉल करके बोला पापा बचा लो मैं डूब रहा हूं. अब ये पार्ट सबसे ज्यादा हॉन्टिंग है. आपकी लोकेशन पर पहुंचने के बाद सीन कुछ ऐसा था कि बाप किनारे पे खड़ा है और बेटा नीचे गड्ढे में गाड़ी की छत पे खड़ा होकर चीख रहा, बचाने की गुहार लगा रहा. बाप ने जैसे तैसे पुलिस और फायर ब्रिगेड को बुलाया पर वो भी किसी काम के नहीं निकले. ये वर्दी वाले प्रोटोकॉल और रिसोर्सेज का कोना होते रहे. उनके पास लंबी रस्सी तक नहीं. कोई उस लड़के को बचाने पानी में नहीं गया और बाप आंखों के सामने ही बेचारा 27 साल का लड़का टेकी डूबे मर गया. पानी में अगर कोई बात करेगा तो वो मणिंदर नाम का एक फ्लिपकार्ट डिलीवरी बॉय था जो बेचारा कमर पे रस्सी बांध के 30-40 मिनट तक पानी में घुसने की कोशिश कर रहा पर बहुत देर हो चुकी. अब पुलिस वाले मणिंदर को धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मीडिया को ये बता कि हम पुलिस वाले भी उस पानी में गए थे और 27 ईयर ओल्ड नोएडा टेकी को बचाने की कोशिश की. वो बोले मणिंदर तू पुलिस के खिलाफ क्यों चल रहा है? पुलिस वहां से मौके पे थी तो तूने ये क्यों नहीं बोला पुलिस भी मौके पे थी कोशिश कर रही थी वगैरह वगैरह. मगर सर मौके पे थी लेकिन लड़का क्यों डूब गया? नोएडा टेक की कार एक्सीडेंट कुछ ऐसे हुआ कि कुछ दिन पहले रात 12:30 बजे 27 साल क्या बेटा TF ट्रांसफेरिन है. TF मतलब ट्रांसफेरिन. मारुति विटारा गाड़ी से इस रोड से गुजर रहा. TF मतलब बंदा घर पहुंचने ही वाला था कि उसकी गाड़ी एक ट्रांसफेरिन. एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ क्या होता है. एक्चुअली मैं ट्रांसफेरिन, मान लो मैं ट्रांसफेरिन हूँ, मतलब मैं ट्रांसफेरिन हूँ और मेरा कॉम्प्लेक्स आयरन के साथ बना हुआ है. मैं आयरन को कैरी, मतलब आयरन को ट्रांसपोर्ट करके लेके जा रहा हूँ अलग अलग जगह पे. ठीक है, मान लो कि हमारा एक ना मोहल्ला मोहल्ला पूरा घर है. बात को समझना, एक मोहल्ला मोहल्ला जो है हमारी बॉडी है, दैट इज कंप्लीट बॉडी, एक पूरा मोहल्ला बॉडी है. मैं ट्रांसफेरिन हूँ, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके पास आयरन है. मैं आयरन लेता लेता, जैसे सब्जी नहीं बेचते गाँव में ना, मैं आयरन लेता लेता जा रहा हूँ. ठीक है, आयरन ले लो आयरन ले लो आयरन ले लो आयरन ले लो. अब जिस जिस घर को आयरन की जरूरत है वो अपने थैले लेके बाहर आ जाएंगे, अपनी बास्केट, अपनी प्लेट या कोई डोंगा ना, कोई भी सब्जी वाला सामान, सब्जी डाल के. तो वैसे क्या होता है ना, जिस भी बॉडी पार्ट को आयरन की रिक्वायरमेंट होती है वो बॉडी पार्ट एक रिसेप्टर, एक नया प्रोटीन जनरेट करता है, ट्रांसफेरिन रिसेप्टर. सो द बॉडी पार्ट व्हिच इज इन रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन प्रोड्यूसेस अ प्रोटीन कॉल्ड एज ट्रांसफेरिन रिसेप्टर. तो ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एक प्रोटीन है, ये पूरी अलग एक प्रोटीन है जो बॉडी के पार्ट प्रोड्यूस करते हैं. तो वो बॉडी के पार्ट जिनको आयरन चाहिए वो क्या करते हैं, अपना रिसेप्टर का थैला लेके खड़े हो जाते हैं. ट्रांसफेरिन रिसेप्टर का थैला है, उसको लेके खड़े हो गए. ठीक है, फिर क्या होता है, अब जहां जहां ट्रांसफेरिन रिसेप्टर होगा वहां वहां मेरी ट्रांसफेरिन क्या करेगी, उनके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगी. जिस जिस घर के दरवाजे के बाहर लोग अपना थैले लेके, अपनी बास्केट्स लेके खड़े होंगे, वहां सब्जी वाला रुकेगा और उनके साथ एक कॉम्प्लेक्स, उनसे वार्तालाप करेंगे. कॉम्प्लेक्स बना. अब जब ये कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स क्या कर जाता है, फिर ये सेल जो भी बॉडी पार्ट है उसके अंदर सेल के अंदर घुस जाता है. और किस मैकेनिज्म के थ्रू घुसता है, ठीक है, ट्रांसफेरिन फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद ट्रांसफेरिन रिसेप्टर एंड दिस कॉम्प्लेक्स एंटर्स इनटू द सेल. एंड ये जो कॉम्प्लेक्स है, एंड दिस कॉम्प्लेक्स enters into the cell through endocytosis. अब तो सब्जी वाले ने तुम्हारे बास्केट में सामान डाला और तुम्हारी बास्केट तुम्हारे साथ उठा के तुम्हारे घर के अंदर चला गया. ठीक है, तो सब्जी वाला और तुम दोनों मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाया, उसमें तुम्हारी बकेट में सब्जी डाली. अब तुम दोनों क्या कर रहे हो, वो सब्जी की बकेट उठा के घर के अंदर लेके जा रहे हो. ठीक है, अब जब घर के अंदर लेके गए, यानी जब सेल के अंदर कॉम्प्लेक्स चला गया, अब सेल के अंदर एक एंजाइम है जो H+ पंप करता है. जैसे घर के अंदर जाओगे तो घर वाले क्या करेंगे, सब्जी वाले को पैसे देंगे. और जब सब्जी वाले को पैसे मिलेंगे तो फिर सब्जियां वहां छोड़ के निकल आएगा. तो वैसे क्या होता है, सेल के अंदर जब ये कॉम्प्लेक्स घुस जाता है तो सेल के अंदर एक एंजाइम होता है जो H+ पंप करता है, यानी H+ रिलीज करता है. H+ रिलीज करने की वजह से क्या हो रहा है, सर एसिडिक कंडीशंस बढ़ रही है, पीएच कम हो रहा है. हमने देखा जब कंसंट्रेशन ऑफ H+ बढ़ती है तो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, ट्रांसफेरिन हो जाता है, डिकंपोज. तो क्योंकि यहां पे एक एंजाइम है, इनसाइड द सेल देयर इज H+ pumping enzyme which increases concentration of H+, that is decreases pH, due to which transferrin complex dissociates and iron+3 gets released. तो iron+3 जो है वो रिलीज हो जाता है. क्लियर है ये चीज?
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक की बात करते हैं जिसका नाम है स्टोरेज ऑफ आयरन। दोस्तों आज तबीयत नॉट फीलिंग वेल, तो इसलिए मैं थोड़ा ना आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा बैठ के कितने देर खड़ा हुआ नहीं जा रहा मुझसे। स्टोरेज ऑफ आयरन मेगा फेरेटिन, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है एपोफेरेटिन विच इज अ प्रोटीन शेल और दूसरा होता है आयरन कोर जिसे मिनरल कोर भी कहते हैं। बेटा 2 मिनट रुकना, ठीक है, जस्ट गिव मी मिनट। एपोफेरेटिन एक प्रोटीन शेल होता है और एफ एक कोर, ठीक है। तुम यूं समझ लो बास्केटबॉल बास्केटबॉल शायद सबने खेला भी होगा, खेला नहीं तो देखा तो होगा ही। बास्केटबॉल में क्या रहता है ना, एक तुम्हारे पास ऐसा शेल कह लो या नेट रहता है ना, नेट जैसे बास्केटबॉल की नेट होती है ना, नेट होती है नीचे से इस तरीके से नेट होती है बास्केटबॉल की, यहाँ लगी होती है नेट दीवार के साथ, और ये बॉल होती है। अब तुम यूं समझो कि ये जो बास्केटबॉल की नेट है, मान लो ये नेट नीचे से कवर्ड है ना, ऐसे कवर्ड है नीचे से, वैसे शायद कवर्ड होती है नेट, नेट कवर्ड होती है, नहीं कवर्ड होती है, ऊपर निकल जाती है बॉल, हम कवर्ड मान के चलते हैं। ये हमारी प्रोटीन शेल है, प्रोटीन ने ऐसी शेल बना रखी है, एक हॉलोस्फीयर टाइप है जिसके पास ओपनिंग होती है। क्या एक प्रोटीन शेल क्या होता है, एक हॉलोस्फीयर है, हॉलो मतलब अंदर से खाली खोखला, हॉलोस्फीयर है विद 8 हाइड्रोफोबिक चैनल्स, हाइड्रोफोबिक चैनल्स मतलब हाइड्रोफोबिक रास्ते हैं, चैनल्स मतलब रास्ते, एंड आई थिंक 6 हाइड्रोफिलिक चैनल्स, और 6 रास्ते। देखो चैनल्स मतलब रास्ते, हाइड्रोफिलिक मतलब ऐसे लोगों के लिए जो पानी से प्यार करते हैं, और 8 ऐसे लोगों के लिए जो पानी से नफरत करते हैं। 8 हाइड्रोफोबिक चैनल्स है, चैनल्स मतलब रास्ते हो गए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इस एग्जांपल से समझा रहा हूं कि हॉलोस्फीयर के जैसे होता है जिसके पास रास्ते होते हैं एंट्रिंग के और एग्जिट के भी होते हैं, ठीक है। इसके पास दो तरह के रास्ते होते हैं, हाइड्रोफोबिक रास्ते और हाइड्रोफिलिक रास्ते। अब ये जो मेरा आयरन कोर है व्हिच इज माय बास्केटबॉल, ये क्या करता है, ये इसके अंदर फिट हो जाता है, यानी ये इसके अंदर जाता है थ्रू हाइड्रोफिलिक रास्ते। किस रास्ते से जाता है, किस रास्ते से एंट्री मारता है, हाइड्रोफिलिक रास्ता पकड़ता है। सो इट एंटर्स द प्रोटीन शेल, यानी आयरन कोर Fe कोर एंटर्स द प्रोटीन शेल थ्रू हाइड्रोफिलिक चैनल्स। किसके थ्रू एंट्री करता है, हाइड्रोफिलिक चैनल्स के थ्रू। तो जब तक आयरन अंदर नहीं, कैसी प्रोटीन शेल को क्या बोलते हैं, एपोफेरेटिन भी बोलते हैं। और जब आयरन की कोर इसके अंदर चली जाती है तो बन जाता है फेरेटिन। जब आयरन की कोर इसके अंदर चली जाती है, जब आयरन की वो बॉल इसके अंदर चली जाती है तो फिर ये बन जाता है फेरेटिन। आप इसे छाप लीजिए प्लीज, छाप लो दोस्तों, जब तक मतलब आई एम टेकिंग रेस्ट, ठीक है, जब तक तुम छाप लो फिर आगे बढ़ते हैं। जब हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना।
इसे बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फेरेटिन, कंपोनेंट्स ऑफ फेरेटिन, कंपोनेंट्स ऑफ फेरेटिन, यानी फेरेटिन दो चीजों से मिलकर बनता है, कंपोनेंट्स ऑफ फेरेटिन। यानी मैं यहां कंक्लूजन लिख देता हूं, कंक्लूजन लिख देता हूं कि फेरेटिन इज अ प्रोटीन, ऑब्वियसली नॉन हीम है, नॉन हीम क्या होती है बाद में बताऊंगा, नॉन हीम मतलब इसमें हीम ग्रुप ना हो, हीम ग्रुप बता दूंगा, व्हिच स्टोर्स आयरन। इट इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, प्रोटीन शेल और आयरन कोर, ठीक है। प्रोटीन शेल मतलब वही जाली, एक हॉलो स्फीयर, और आयरन कोर मतलब अ बॉल ऑफ आयरन, ठीक है, और उस बॉल को हम उस हॉलो स्फीयर के अंदर, खाली छेद के अंदर डाल देते हैं तो फेरेटिन बन जाता है, ठीक है। क्या बन जाता है, फेरेटिन। तो ये मेरा एपोफेरेटिन है, प्रोटीन शेल है, ये मेरा आयरन की बॉल है, जब ये बॉल इस शेल के अंदर चल जाती है तो बन जाता है फेरेटिन, ठीक है। अब एक काम करते हैं, अपन फीचर्स लिख लेते हैं, ठीक है। अगली स्लाइड में लिखते हैं, थर्ड नंबर लिखते हैं अपन फीचर्स, फीचर्स ऑफ प्रोटीन शेल लिख लेते हैं। इसमें क्या आता है, इट इज अ हॉलो स्फीयर हैविंग टू फोल्ड, थ्री फोल्ड एंड फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बी, बी क्या रहता है, एक तो पहली बात तो हॉलो स्फीयर, बी क्या रहता है, इट हैज 8 हाइड्रोफोबिक चैनल्स एंड 6 हाइड्रोफिलिक चैनल्स। सी, किसकी बात चल रही है, प्रोटीन शेल की बात चल रही है। 8 हाइड्रोफोबिक होते हैं और 6 हाइड्रोफिलिक होते हैं। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है, ठीक है, आपको याद रखना है कि जो आयरन कोर है, Fe कोर enters through hydrophilic channels and leaves through hydrophobic channels। फटाफट से इसे भी लिख लो, जल्दी से इसे लिख लीजिए। इसके बाद देखो नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ आयरन कोर। देखो इसमें क्या लिखोगे, पहले आयरन इज प्रेजेंट इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकंड कितने होते हैं, 48, नॉट 48, 4500, 4500 आयरन +3। इसका केमिकल कंपोजिशन होता है Fe2O3 डॉट x टाइम्स H2O। इसमें क्या होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है, वो कौन करता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP बाय ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड आयंस, एंड आयरन +3 इज प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल ओइड्स। इसे बोलते हैं फेरी हाइड्रेट, क्या बोलते हैं, फेरी हाइड्रेट। क्या याद तक समझ लिया, इसकी स्ट्रक्चर तो मैं नहीं कर रही, नॉट इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, इसमें एक और चीज नोट में लिखो, लास्ट में लिखो, आयरन इज रिलीज्ड फ्रॉम फेरेटिन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी बिफोर रिलीज आयरन +3 इज रिड्यूस्ड टू +2, ठीक है। फटाफट से पॉइंट ऐड कर लो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP मींस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग।
बोलो भाई यहाँ तक चीजें क्लियर है? बेटा 4500 आयरन जो है वो उसमें होते हैं अपना प्रोटीन शेल में नहीं, आयरन कोर में 4500 इन आयरन कोर। ठीक है, अब यहां से तुमसे सवाल कैसे पूछ रहेंगे? Fe is present in which oxidation state in ferritin? A +2, B +3, C +1, D none. Question number second. Fe is released from ferritin in which oxidation state? A +2, B +3, C +1, D none. उसके बाद आता है in Fe core iron +3 is present in A octahedral voids only, B tetrahedral voids, C octahedral and tetrahedral voids, D none. बस ये 3 सवाल करो फिर भैया छुट्टी करेंगे, बाकी अपने लेक्चर में पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आंसर बता दूं, आयरन +3 में प्रेजेंट होता है, रिलीज +2 में होता है। ठीक है, और जो आयरन +3 है वो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों ही वॉइड्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जुड़ने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, नॉट फीलिंग वेल, इसलिए लेक्चर को जल्दी खत्म कर रहे हैं, बट वी श्योरली कवर अप फॉर दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर में हम कवर अप कर लेंगे चीजें। ठीक है, चलिए गाइस, सॉरी फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट नाइट, बाय बाय। दिल